हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। अच्छा, आज हम यहाँ पे आज मिले हैं ऑनलाइन। और हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है मार्केट के बारे में। हमको बहुत सारी अभी क्वेश्चंस होंगे। मार्केट की जो कंडीशंस है उसके कारण हमारे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके पास, बराबर। तो मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है और वो 15 से 20 मिनट में वो खत्म हो जाएगा, 20 से 25 मिनट मैक्स टू मैक्स। और उसके बाद हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखेंगे और जिसमें आप का जो भी क्वेश्चन होगा वो हम लेंगे, ठीक है। और सबसे पहले आप आज सैटरडे यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, उससे उसके लिए बहुत थैंक यू आप सबको। और अभी हम हमारा सेशन चालू करने जा रहे हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू क्रिएट वेल्थ। आप में से कितने लोग ऐसे हैं। अच्छा फ्रेंड्स, ये जो सेशन है ना वो हम इंटरेक्टिव रखेंगे। इंटरेक्टिव मतलब कि मैं आपको यहाँ से अगर कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं 2-3 बार क्वेश्चन पूछूंगा आपको, ये जब सेशन हमारा चालू है तब। और तब आपको चैट बॉक्स जो हमारा है, चैट बॉक्स में से आपको चैट बॉक्स में जाके आपको टाइप करना पड़ेगा कि मैं जो आपको जवाब सवाल पूछूंगा उसका जवाब आपको टाइप करना है, बराबर। अभी हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू क्रिएट वेल्थ, आप में से कितने लोग हैं जिसको वेल्थ बनानी है। तो आप चैट बॉक्स में जाके यस कीजिए, यस टाइप कीजिए, चैट बॉक्स में जाके यस टाइप कीजिए। यस, सो आई वांट मोर आंसर्स फ्रेंड्स, यस टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। तो मुझे पता चलेगा कि ओके, आप लोगों को भी वेल्थ बनानी है, आप लोगों को भी रिच बनना है, बराबर। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिस्पॉन्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर आंसर्स फ्रेंड्स। ओके, अभी नेक्स्ट हमारा जो स्लाइड है वहां पे हम जाते हैं। फ्रेंड्स, ये एक स्टोरी है, बराबर। एक मेरे अंकल है, उसकी मैं यहाँ पे स्टोरी करूंगा। और यहाँ पे आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, स्क्रीन पे एक जहाज आपको दिख रहा है, राइट। और ये जहाज जो है ये एक दरिया में है, एक जो समंदर है उसके अंदर सेल कर रहा है। सपोज ये क्रूज है और क्रूज में आप आपके फैमिली के साथ ज्वाइंट आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, बराबर। अगर आप फैमिली के साथ ये क्रूज में है और वहां पे आप, हमको पता ही है कि समंदर में जो लहरें होती है, समंदर का जो पानी होता है वो कभी कभी बहुत ही तूफान वाला रहता है, टर्बुलेंट होता है, राइट। तो अगर तूफान वाला पानी रहा और अगर टर्बुलेंट समंदर रहा तो जहाज बहुत वाइब्रेंट होगा, बहुत ही हिलेगा डुलेगा, राइट। तो आप क्या करेंगे कि जो भी आपके पास है आजू बाजू उसको पकड़ के बैठ जाएंगे, राइट। या हम उसमें से कूद जाएंगे, बराबर। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास जो भी है उसमें उसको हमको पकड़ के बैठना पड़ेगा। अगर खड़े हैं तो बैठ जाना पड़ेगा और टाइट बैठना पड़ेगा, ठीक है। अभी सेम चीज होती है अगर हम हवाई जहाज में जाते हैं, कभी कभी टर्बुलेंट एयर आती है तो भी हमारा यही रिस्पॉन्स रहता है। हमको पायलट होता है, जो क्रू होती है, जो एयर होस्टेसेस रहते हैं, वो हमको बोलते हैं कि आप पकड़ के बैठो, यहाँ पे अभी टर्बुलेंस आ रहा है, बराबर। हम प्लेन में से कूदते हैं क्या, हम कूद नहीं जाते हैं, हम वहां पे बैठते हैं और पकड़ के बैठते हैं, बराबर। तो उससे क्या होता है, मेरा ये जो मैंने स्टोरी आपको बताई, ये क्रूज और या तो एयरप्लेन की, हवाई जहाज की जो स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें होता क्या है कि सपोज अभी मार्केट बहुत ही पिछले 10-12 दिन से बहुत ही वोलाटाइल है, बहुत ही टर्बुलेंट टाइम्स है भाई अभी मार्केट में। तो जैसे हम जहाज में से कूद नहीं जाते हैं, सेम उसी तरह से हमको हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, हमारा जो मार्केट है, उसको एक जहाज ही पकड़ लीजिए कि ये एक जहाज है, बराबर। तो हम उसमें से कूदने वाले नहीं है, हमको उसमें से विड्रॉ नहीं करना है, हमको उसमें से रिडीम्शन नहीं करना है हमारा अमाउंट। लेकिन हमारा जो भी गोल है, एक जहाज है, वो उसका जो डेस्टिनेशन रहता है वहां तक जाता है। तो हमारा जो गोल है जिसके लिए हमने हमारा इन्वेस्टमेंट चालू किया है, वहां तक हमको जाना पड़ेगा, वो गोल को अचीव करना पड़ेगा। बीच बीच में टर्बुलेंट टाइम्स आने वाले हैं, तो हमको उसमें घबराना नहीं है और उस हमें होल्ड टाइट, हमको टाइट पकड़ के बैठना पड़ेगा, राइट। तो यही चीज सेम मेरे एक अंकल है, बराबर। अभी मैं आपको रियल रियल लाइफ स्टोरी बताने जा रहा हूँ कि मेरे एक अंकल है जिसके पास 32 साल पहले उसने 32,000 रुपीज इन्वेस्ट किए थे। कितने, 32,000 रुपये
सॉरी 30,000 रुपये 32 ईयर्स पहले, 30,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट 32 साल पहले किया है एक मेरे जो अंकल है उसने। ये रियल लाइफ स्टोरी है, मेरे पहचान वाला इसलिए मुझे पता है। तो वो जो उसने इन्वेस्टमेंट किया था अंकल ने, वो 32 साल पहले किया 30,000, और राइट नाउ वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अबाउट 1.3 करोड़ से भी ज्यादा है। मतलब कि 30,000 के अभी 1.3 करोड़ से ज्यादा अमाउंट बनी है इन 32 ईयर्स। दैट इज अबाउट 24 to 25% एन्युअलाइज्ड रिटर्न। एनुअल रिटर्न जो हम बोलते हैं वो अबाउट 25% से भी ज्यादा उसको मिला है। अभी फ्रेंड्स, मैं जब आपको बोलूंगा कि 30,000 की इन्वेस्टमेंट 1.3 करोड़ हो गई, और दूसरी चीज कि ये जो अंकल है, मेरे जो अंकल है, वो 45 ईयर्स की एज पे रिटायर हो गए। आज उसकी एज अबाउट 57 ईयर्स है, तो पिछले 12 साल से वो रिटायर्ड है। उसने अपने बेटे की शादी की, उसने, उसकी एक लड़की है, उसकी भी शादी हो गई। ये सब यही इन्वेस्टमेंट्स में से उन्होंने विड्रॉ कर करके उसने ये सब अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो खत्म की। बराबर। तो मेरे जो ये अंकल थे जिसकी मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ, उसमें आपको ये कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा ना कि 30,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट अभी 1.5 करोड़ जैसा हो गया या 1.25 करोड़ जैसा हो गया। ये हमको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ये जहाज है या एरोप्लेन है, हवाई जहाज है या क्रूज शिप है, जैसे जैसे इसमें हमको टर्बुलेंट टाइम्स आते हैं तो हमको होल्ड करना करना पड़ता है, पकड़ के बैठना पड़ता है। सेम उसी तरह से मार्केट भी आपको वही एक्सपीरियंस देता है। बराबर। लास्ट जो हमारा सेशन था उसमें भी मैंने ये चार्ट दिखाया था। ये चार्ट मैं वापस अभी दिखा रहा हूँ कि जैसे पकड़ लो अभी ये 30 ईयर्स मेरे अंकल ने जो इन्वेस्टमेंट किया, वहां पे बीच में हर्षद मेहता का स्कैम भी आ गया। मुंबई में ब्लास्ट जब हुए, जो इवन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की साइट पे भी ब्लास्ट हुए थे। फिर पोखरण में ब्लास्ट हुए, उस टाइम पे पूरी दुनिया ने इंडिया पे सैंक्शंस लगाए थे। बराबर। फिर 2008 का यूएस का सब प्राइम क्राइसिस आया, जिसमें पूरा वर्ल्ड के सभी मार्केट्स क्रैश हुए थे। बराबर। फिर 2G स्कैम, कॉल स्कैम, वो सब भी आया। बाद में कोरोना आउटब्रेक भी आया। ये सब चीज, ये सब टर्बुलेंट टाइम्स में पसार होके ये इन्वेस्टमेंट 1.3 करोड़ बनाए। बराबर। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जब हम बोलते हैं कि ये जो इन्वेस्टमेंट बन गया, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। लेकिन ये जो टर्बुलेंट टाइम्स में उसको, वो इन्वेस्टमेंट को हमको पकड़ के बैठना पड़ता है। मार्केट में कुछ भी न्यूज आए, न्यूज चैनल में जो भी आए, मीडिया में, न्यूज़पेपर में जो भी आए, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा? हमारा जो गोल है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, उसको पकड़ के बैठना पड़ेगा। एग्री? चलो अभी हम नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। ये भी एक रियल लाइफ एग्जांपल हम लेते हैं। ये एक क्लाइंट है, उसका ये पोर्टफोलियो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, स्टेटमेंट है। ये जो सर है, उसने 2011, जून 2011 से उसकी एसआईपी चालू है। ये 4,000 रुपीज की एसआईपी हर महीने चल रही है। 2011, जून 2011 से लेके नीचे के पोर्शन में आपको करंट डेट तक का स्टेटमेंट दिखेगा। बराबर। कि आपको नीचे जो, अगर आप देखोगे जूम करके, तो करंट डेट तक का स्टेटमेंट दिख रहा है हमको कि उसने, अच्छा एक कमेंट आई है फ्रेंड्स की स्क्रीन इज नॉट विजिबल। अगर आपको स्क्रीन मेरी दिख रही है तो यस टाइप कीजिए, स्क्रीन इज विजिबल यस टाइप कीजिए प्लीज, अगर स्क्रीन दिख रही है तो। फ्रेंड्स मेरी स्क्रीन अगर दिख रही है तो यस टाइप कीजिए। ओके, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। ओके, तो मैं यहाँ पे था कि ये जो स्टेटमेंट आपको दिख रहा है वो 2011 से लेके 2022, मतलब कि अबाउट 11 इयर्स का इन्वेस्टमेंट किया ये साहब ने। एसआईपी स्टार्टेड फ्रॉम जून 2011। और मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है पता है आपको सर? कि ये सर ने स्टिल रनिंग, दैट एसआईपी इज स्टिल रनिंग। 11+ ईयर्स हो गए, 11 साल से ज्यादा ये एसआईपी चली है। अभी तक का जो इन्वेस्टमेंट है वो 5,26,000 है। बराबर। और करंट वैल्यू है वो अबाउट 11 लाख रुपीज है। ये जो इन्वेस्टमेंट मैंने आपको यहाँ पे जो दिखाया है, उसकी जो करंट वैल्यू है वो 11 लाख रुपीज है। और ये इन्वेस्टमेंट है वो 5,26,000 रुपीज का टिल नाउ, टिल डेट हुआ है। ठीक है। और इसका जो हम एनुअलाइज्ड रिटर्न निकालते हैं अगर, तो वो अबाउट 15%, 15% एनुअल रिटर्न पिछले 11 साल में हमको मिला है फ्रेंड्स। तो ये जो रिटर्न है
5 लाख का, 11 लाख, वो हमको सुनने में अच्छा लगता है, बट सेम मैंने ये आपको जो चार्ट दिखाया था कि ये पूरे टर्बुलेंट टाइम्स में से होके ये पोर्टफोलियो निकला है, तब जाके ये रिटर्न बन रहा है। बराबर, उसका मतलब क्या हुआ? सॉरी, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने आपको जहाज की स्टोरी बताई, जैसे हम मैंने आपको हवाई जहाज की स्टोरी बताई, उसी तरह हमको ये हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसको होल्ड करके बैठना पड़ेगा, टाइट पकड़ के बैठना पड़ेगा। हमारे फ्रेंड्स, कलीग्स, नेबर्स, रिलेटिव्स चाहे कुछ भी बोले कि मार्केट तो बहुत डाउन हो गया है, अभी आप ये बेच दो, अभी आप ये कर दो, लेकिन ये यही टाइम है जब हमको हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसी टाइम पे हमको जो नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं वो ज्यादा मिलते हैं। बराबर। अच्छा, अभी हम नेक्स्ट दूसरी एक बात करने जा रहे हैं कि वाई टू रिमेन बुलिश। अभी जो मार्केट है उसमें हमको बुलिश क्यों रहना है? ऐसा क्या है मार्केट में और क्यों है कि हमको बुलिश रहना है? राइट। तो ये हम देख रहे हैं। अभी जो इकोनॉमी का ग्रोथ है, अभी जो इंडिया की जीडीपी है, मतलब कि जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब कि पूरे एक साल में पूरे इंडिया में कितना टर्नओवर होता है, कितना बिजनेस होता है, उसका जो करंट फिगर है वो अबाउट 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है। और जो गवर्नमेंट का टारगेट है और जो इकोनॉमिस्ट जो बोल रहे हैं उसके बेस पे बोल रहे हैं, तो उसके बेस पे अगर हम देखने जाए तो 2025, मतलब कि नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स में ये जो जीडीपी का ग्रोथ है वो ग्रो होके अबाउट 5 ट्रिलियन होने वाली है। इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स? इसका दो मतलब हम निकाल सकते हैं कि हिस्टोरिकली जितने भी डेवलप्ड नेशन है, मतलब कि जैसे जापान हो गया, यूएस हो गया, यूरोप हो गया, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है, उसमें जब जब ये ग्रोथ हुआ है, जब जब 2 से 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन या 7 ट्रिलियन तक उसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, तब वहाँ की जो स्टॉक मार्केट है उसने बहुत बढ़िया रिटर्न बना के दिया है। मतलब कि जब इकोनॉमी आपकी जो होती है वो डबल ग्रोथ होती है, 2 से 3 साल में हमारी जो इकोनॉमी है वो डबल ग्रो होने वाली है। तो हिस्टोरिकली जो डेवलप्ड नेशन है वहां पे जब ये हुआ है, तब वहां की स्टॉक मार्केट ने बहुत बड़ा पैसा बना के दिया है वहां के इन्वेस्टर्स को। ठीक है। तो इसके बेस पे हम बोल सकते हैं क्या कि यही चीज हमको भी शायद मिल सकती है, यही ग्रोथ शायद हमारी मार्केट में भी दिख सकता है। राइट। अभी ये हो गया है कि इकोनॉमी का पार्ट। दूसरा क्या होता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको बोलते हैं, उसका क्या मतलब है? ये शायद आपने कहीं पे न्यूज चैनल में, न्यूज मीडिया में, कहीं पे न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, देखा होगा। डेमोग्राफिक डिविडेंड का अभी मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ कि उसका मतलब क्या है। अभी ये आपको जो चार्ट दिख रहा है, इसमें दो चार्ट है, दो अलग अलग कंट्री की है, और ये पॉपुलेशन का, इसको बोलते हैं पिरामिड ग्राफ, पॉपुलेशन पिरामिड ग्राफ बोलते हैं। जो लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहा है वो यूनाइटेड किंगडम, मतलब कि ब्रिटेन का है। जो राइट साइड में दिख रहा है वो अमेरिका का है, यूएसए का है। यहाँ पे ये ग्राफ क्या दिखा रहा है कि ये एज वाइज है, और ये जितने आपको बार्स दिख रहे हैं, जितने बार है, वो एज वाइज पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है कि ये जो यूके की पॉपुलेशन है वो ज्यादातर 25 प्लस की एज में है। बराबर। सेम यहाँ पे अगर हम यूएस में देखने जाए तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, 20 इयर्स की एज ब्रैकेट, 40 इयर्स की, 60 इयर्स की। राइट। सो दिस आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। बराबर। और जो ब्रिटेन है वहां पे ये हमको दिख रहा है कि 40 प्लस की एज या 30 प्लस की एज में ज्यादातर पॉपुलेशन उसकी उसकी है। ये जो ग्राफ है ये यूएस गवर्नमेंट की वेबसाइट पे से लिया है, और ये लेटेस्ट जो डेटा अवेलेबल है उसके बेस पे बनाया गया है। बराबर। नेक्स्ट हम चार्ट देखते हैं कि सपोज चाइना है। बराबर। तो एशिया में अवर कंपटीशन इज विद सपोज चाइना। नाउ चाइना का ये जो ग्राफ हम दिख रहे हैं उसमें भी आप देख सकते हैं कि 25 से प्लस की एज बैंड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। राइट। इधर आपको दिख रहा है कि 25 की प्लस में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अभी हमको मिल रही है। दूसरा चीज अगर हम यहाँ पे फ्रांस का देखें तो फ्रांस में भी हम देख सकते हैं कि जैसे यूएस में था इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन था, वैसे यहाँ पे भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है, और ज्यादा पॉपुलेशन हमको दिख रही है 35 प्लस में। बराबर। 35 इयर्स की प्लस का जो एज ग्रुप है वहां पे ज्यादा है पॉपुलेशन। अभी हम नेक्स्ट ग्राफ देख रहे हैं
फ्रेंड्स अगर ये ग्राफ आपको समझ में आ गया तो नेक्स्ट 10 साल में आप करोड़पति 100% बन सकते हैं। सॉरी। अभी हम पहले जापान का ग्राफ देखते हैं सपोज। तो जापान में जो आप देख रहे हो कि उसकी जो पॉपुलेशन है, हमको ये चीज तो शायद हमको पता होगा कि जापान है वो सबसे बूढ़ा देश है, मतलब कि सबसे एल्डेस्ट कंट्री है राइट नाउ इन द वर्ल्ड। बराबर, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एजेड पॉपुलेशन इज इन जापान। बराबर। अभी ये राइट लेफ्ट साइड का जो हमारा इंडिया का ग्राफ है वो आप देखिए और सोचिए, यहाँ पे बिलो 35 इयर्स की एज का जो बैंड है, मतलब कि यहाँ से इतना ग्राफ है, वहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। ये करंट डेट का डेटा है और दिस इज बेस्ड ऑन यूएस गवर्नमेंट डेटा। बराबर। इससे क्या फर्क, इससे क्या हमको समझना है कि एवरेज जो एज है, करंट जो एवरेज है इंडियन इंडियन पॉपुलेशन की, वो बिलो 35 इयर्स की एज है। इससे होता क्या है, अब अगर हमारी एज इतनी यंग है तो उससे क्या होगा वो हम अभी समझते हैं। पहले ये ग्राफ समझ लेते हैं, ये टेबल समझते हैं। ये टेबल है जिसमें इंडिया, चाइना और ब्राजील, इसकी ये जो कंज्यूमर गुड्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, जो पेनिट्रेशन हम जिसको बोलते हैं, कि आउट ऑफ 100%, 100 लोगों में से कितने लोगों के पास रेफ्रिजरेटर है, कितने लोगों के पास वॉशिंग मशीन है, रूम एसी है, टू व्हीलर्स है और फोर व्हीलर्स है। राइट। तो इंडिया में रेफ्रिजरेटर है वो आउट ऑफ 137 लोगों के पास है। चाइना और ब्राजील में वो 95 99 पर लोगों के पास है। जो वॉशिंग मशीन है वो 15 लोगों के पास है। चाइना में वो 91 लोगों के पास है। ब्राजील में वो 67 लोगों के पास है। जो हम एयर कंडीशनर बोलते हैं, बराबर, एसी, रूम एसी, वो इंडिया में 5 लोगों के पास है। आउट ऑफ 100 पीपल ओनली 5% हैज दिस एसी। बराबर। और जो चाइना है वहां पे 109% के पास है। ब्राजील का डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। टू व्हीलर में इंडिया इज बेटर देन अदर कंट्रीज, वहां पे हमारे पास ज्यादा टू व्हीलर है। लेकिन फोर व्हीलर्स जो हाई टिकट प्रोडक्ट है, जो जिसकी टिकट साइज ज्यादा है, जैसे कि फोर व्हीलर्स हो गई, तो वहां पे इंडिया का पेनिट्रेशन बहुत ही कम है। जहाँ पे ब्राजील और चाइना जैसी कंट्री में वो पेनिट्रेशन मोर देन 50% है। बराबर। यहाँ पे फ्रेंड्स चाइना और ब्राजील का एग्जांपल हमने क्यों लिया है, क्योंकि वो भी इमर्जिंग मार्केट है। हम यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान उसके साथ कंपैरिजन कर ही नहीं रहे। हम ब्राजील और चाइना के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, जो कि इमर्जिंग मार्केट है, और इंडिया भी इमर्जिंग मार्केट है। राइट। अभी एक दूसरा इंटरेस्टिंग चार्ट देखिए। ये इंडिया का स्टेट वाइज चार्ट है, और जो कार है, जो फोर व्हीलर्स है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिख रहा है हमको। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि पेनिट्रेशन है वो सिर्फ 7% है, मतलब कि आउट ऑफ 100 पीपल ओनली 7% है कार इन इंडिया। बराबर। जैसे गुजरात में देखें तो 11 लोगों के पास है, राजस्थान में 8 लोगों के पास है, हिमाचल में 22 लोगों के पास है आउट ऑफ 100। यूपी में 5 लोगों के पास है, एमपी में 5 लोगों के पास है, मध्य प्रदेश में 5 लोगों के पास है। देन महाराष्ट्र इज हैविंग 9%। गोवा इज द हाईएस्ट। गोवा जो स्टेट है, जो बहुत ही छोटा है, राइट, यहाँ पे आपको दिख भी नहीं रहा होगा, अगर आप मोबाइल से देख रहे हो तो जूम करना पड़ेगा आपको। हियर इज गोवा, जिसके पास सबसे ज्यादा कार है 45%। सो आउट ऑफ 100 पीपल 45% इज कार इन गोवा। तो इससे इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, कि ये जो हमने यहाँ पे ये पॉपुलेशन चार्ट देखा, कि ये जो बिलो 35 इयर्स की एज वाली जो पॉपुलेशन है, जो अभी नेक्स्ट 10-15 साल में कमाने लगेगी, ये जो बिलो 25 इयर्स की एज पॉपुलेशन है जो नेक्स्ट 10-15-20 साल में कमाएगी, तो बाद में वो खर्चा कहाँ करेगी। देखो, हमारे जो अभी लाइफस्टाइल है उसमें हमारा रोटी कपड़ा मकान तो आ गया है, रोटी कपड़ा मकान तो हमको मिल गया है। लेकिन ये सब जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। बराबर। कि रोटी कपड़ा मकान के अलावा की जो ये सब स्पेंडिंग है, वहां पे ये सब रुपए जाने वाले हैं। उसमें क्या होता है, सपोज मोबाइल फोन से, देन लैपटॉप्स, बाइक, कार। फ्रेंड्स मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैं जहाँ पे जॉब करता हूँ, वहां पे जो फ्रेशर है वो लोग 1.5 लाख रुपए की, वो फ्रेशर है जो अभी ज्वाइन किया है, 20-22 हजार की सैलरी होती है जो फ्रेशर होते हैं उसकी, या 25 हजार तक की सैलरी सपोज होती है। तो वो लोग क्या करते हैं, 1-2-3 महीने में बाइक ले लेते हैं, और बाइक भी
50,000 वाली नहीं लेते, 60-70,000 वाली नहीं लेते। वो लोग बाइक लेते 1 लाख की, 1.5 लाख की, 1.25 लाख की बाइक ले लेते लेते राइट फ्रेंड्स? आप में से कितने लोग ऐसे आपके रिलेटिव हो, फ्रेंड्स हो, नेबर्स हो, उसको आप जानते होगे कि जो जिसके जिसके बच्चे ने ऐसी बाइक ली हो? अगर आप आपके फ्रेंड्स में से आपके सर्कल में से किसी ने ऐसी बाइक ली हो, आपको पता है, तो यस टाइप कीजिए चैट बॉक्स में कि यस। बराबर। मेरा तो ये एक्सपीरियंस है कि लोग ऐसी बाइक बार अभी ज्यादातर परचेस कर रहे हैं। फ्रेंड्स यस टाइप कीजिए अगर आप किसी को पहचानते हैं, ऐसे बंदे को कि जो जिसने ऐसी बाइक परचेस की है, तो यस टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। तो सेम यही चीज क्या होता है, जैसे मोबाइल फोन हो गया। अच्छा फ्रेंड्स, मोबाइल फोन है, आप सोचिए कि यहाँ पे ये जो ग्राफ है, यहाँ पे जो 60 इयर्स का बंदा होगा या 55 इयर्स या 50 साल का जो बंदा है, हम इंडियन पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं अभी, तो 50 साल का जो बंदा होगा उसके पास मोबाइल 50,000 वाला होगा, या जो 20, 22, 25 या 30 साल वाला बंदा होगा, 25 साल की उम्र वाला जो बंदा होगा, उसके पास महंगा फोन होगा। बराबर। तो ये सब चीज जो आएगी, जैसे मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, बाइक कार हो गया, वेकेशंस हो गया फ्रेंड्स, जैसे घूमने जाना है, आउटिंग करनी है, नाइट आउटिंग करनी है, पब में जाना है, तो ये सब कौन करेगा? 50 साल वाला बंदा करेगा या 25 साल वाला करेगा? ठीक है, ऑब्वियसली 25 साल वाला बंदा करने वाला है। तो ये जो जापान के लोग हैं, जो जिसकी एवरेज एज अभी 50+ की हो गई है, वो लोग पब में जाएंगे क्या? वो लोग बाइक लेंगे क्या 1.5 लाख वाली? वो लोग अपना जो फोन है वो अपग्रेड करेंगे हर 2 साल में? नहीं करने वाले हैं। लेकिन जो यहाँ पे 25 साल वाला बंदा है, वो ये सब चीज करने वाला है, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग करने वाला है। फिर हो गया हमारा ओटीटी सब्सक्रिप्शन। बराबर। आज एवरेज जो फैमिली है उसके पास भी 5 सब्सक्रिप्शन तो होते ही है। बराबर। तो ये सब चीज कहाँ पे जाएगी? ये सब चीज यहाँ पे जो हमारी जीडीपी की बात की कि ये 3 ट्रिलियन से जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने वाली है, जो 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन या 7 ट्रिलियन तक जो इकोनॉमी जाने वाली है, वो सब चीज यहीं पे आएगी। ठीक है। और ये फ्रेंड्स, ओटीटी मीन्स कि ओटीटी मतलब जो अलग अलग प्लेटफॉर्म है ओवर द जो नेटफ्लिक्स है, ये सब जो ओवर द एयर जो सब्सक्रिप्शन होते हैं उसको ओटीटी बोलते हैं। नेटफ्लिक्स, अमेजोन हो गया, डिज्नी हॉटस्टार हो गया, ये सबको ओटीटी बोलते हैं। बराबर। तो ये सब चीज कौन करेगा? जो 50-60 साल का बंदा है वो नहीं करने वाला है, वो तो अपना रिमोट लेकर टीवी देखेगा। लेकिन जो 25 साल का बंदा है, वो हमेशा मोबाइल में ही वो सब सब्सक्रिप्शन लेने वाला है। बराबर। सो यही चीज हमको क्या फायदा होगा, ये जो हमारी जीडीपी है वो यहीं पे हमको फायदा होगा कि ये डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है, अभी जो हमारे पास यंग पॉपुलेशन है उसको रोटी कपड़ा मकान तो मिल गया, लेकिन ये सब चीज भी उसको चाहिए। रोटी कपड़ा मकान के अलावा ये सब चीज में भी वो सब जो खर्चे करने वाले हैं, उससे जो इकोनॉमी का ग्रोथ होगा, वो अल्टीमेटली हमारा जो स्टॉक मार्केट है उसमें रिफ्लेक्ट होने वाला है। राइट। तो यही चीज का हमको फायदा लेना चाहिए। अभी ये जो फायदा हमको लेना है उसके लिए यस, सो ओटीटी मीन्स ओवर द टॉप। थैंक यू कायूर भाई फॉर योर करेक्शन। तो अभी ये सेम चीज क्या होता है कि इन्फ्लेशन, अभी इन्फ्लेशन जो होता है, एक हिंदी में बहुत पुरानी कहावत है। बराबर, कि महंगाई डायन खाए जाए। उसका मतलब क्या होता है कि जैसे आपने 100 रुपीज है, सपोज 100 रुपीज हमने तिजोरी में बंद करके रख दिया, हमने तिजोरी में लॉक करके रख दिया 100 रुपीज, और वो 100 रुपीज हमने 1979 में अगर आपने 100 रुपीज की नोट रख दी है, और उसके बाद हमने अभी सपोज 2019 में वो नोट अगर आप निकालते हो, तो उसकी वैल्यू सेम नहीं रहने वाली है। उसकी जो वैल्यू है, 100 रुपीज का नोट तो 100 रुपीज ही है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो 100 रुपीज में से 4 रुपीज हो जाएगी ड्यू टू इन्फ्लेशन, महंगाई के कारण। 100 रुपीज की जो वैल्यू 1979 में 100 थी, वो अभी करंट टाइम में वो हो जाएगी अबाउट 4 रुपीज। बराबर। ये क्यों हुआ? क्योंकि इन्फ्लेशन है, महंगाई है। बराबर। तो यही चीज, अगर हमको ये जीडीपी के में जो ग्रोथ होने वाला है उसमें अगर हमको पार्टिसिपेशन करना है, उसमें हमको भाग लेना है, तो उसके लिए हमको ऐसी प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कि जो ये जो इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है उसको हम
कंट्रोल में रह सके, उसको हम बीट कर सके, हमको इन्फ्लेशन को बीट कर सके, ऐसी प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, राइट। सो ये जो हमको करना है, उसके लिए जो ग्रोथ प्रोडक्ट है, जैसे इक्विटी मार्केट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब चीज ग्रोथ प्रोडक्ट होती है जो आपको इन्फ्लेशन बीट करके आपको ज्यादा पैसा बना के देता है, बराबर। अभी ये सब करना क्यों है फ्रेंड्स? ये हमने बोला कि इन्फ्लेशन भी है, जीडीपी का भी ग्रोथ होने वाला है, तो इसमें पार्टिसिपेशन करना चाहिए। लेकिन क्यों करना है? क्योंकि हमारे जो फाइनेंशियल गोल्स है, जो भी आपके फाइनेंशियल गोल है, उसको अचीव करने के लिए हमें ये इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अभी मैं आपको 2 से 3 ऐसे एग्जाम्पल दूंगा, एग्जाम्पल बताऊंगा कि जो अलग अलग हमारे फाइनेंशियल गोल होते हैं, उसमें हमको इन्वेस्टमेंट करके कैसे हम उसको अचीव कर सकते हैं। जैसे सपोज कोई पेरेंट्स है जिसका ये एजुकेशन प्लानिंग है, बराबर। अभी करंट पोस्ट ग्रेजुएशन एक्सपेंस हम मान के चलते हैं कि 10 लाख रुपए है आज की तारीख में। अगर वो उसके बच्चे हैं, वो अगर एडमिशन लेते हैं, लड़का है या लड़की है, वो एडमिशन लेते हैं तो 10 लाख रुपए चाहिए। और हम 8% अगर इन्फ्लेशन पकड़ते हैं तो 10 साल के बाद वो 10 लाख के बदले अबाउट 22 लाख रुपीज उसको चाहिए। और ये जो गोल है वो हो गया अभी हमारा 22 लाख रुपीज का। सपोज अभी ये जो लड़का या लड़की है वो 7 साल का है, तो 10 साल के बाद या 12 साल के बाद जब उसको पोस्ट ग्रेजुएशन में जाएंगे, तब उसको अगर पैसा चाहिए तो अबाउट 21 लाख से ज्यादा अमाउंट हमको इकट्ठा करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो हम लमसम इन्वेस्टमेंट करें या मंथली एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये गोल अचीव 21 लाख रुपीस का गोल 10 साल के बाद मुझे अचीव करना है, तो उसके लिए मुझे 9,600 रुपीज की एसआईपी करनी पड़ेगी, बराबर। अगर मैं 9,600 की एसआईपी 10 साल तक कंटिन्यू करता हूँ, तो मेरा जो गोल है ये वाला 21 लाख रुपीज का, वो अचीव हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है मेरे पास लमसम इन्वेस्टमेंट का। अगर मैं अबाउट 7 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट करता हूँ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करता हूँ और 10 साल तक उसको रहने देता हूँ, तो भी मेरा गोल जो है 21 लाख रुपीज का, वो अचीव हो जाएगा। तो ये हो गया फ्रेंड, इसको बोलते हैं हम फाइनेंशियल प्लानिंग। इसके ऊपर हम सेपरेट एक सेशन भी लेने वाले हैं जिसमें हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। दूसरा चीज हो गया, सपोज रिटायरमेंट प्लानिंग किसी का करना है, बराबर। इसके पहले का वेबिनार भी हमने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए किया था, उसका लिंक भी हम ये डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो रिटायरमेंट प्लानिंग जो है, उसके लिए सपोज ऐसा हम पकड़ के चलते हैं कि कोई कपल है जिसकी अभी करंट मंथली एक्सपेंस है, एक फैमिली है उसका मंथली एक्सपेंस है 25,000 रुपये, मतलब कि हर महीने 25,000 रुपये का हमारा खर्चा है नॉर्मल, बराबर। नॉर्मल खर्चा है, रोटी कपड़ा मकान का जो खर्चा है वो 25,000 रुपये है। और सपोज हम 20 साल के बाद वो फैमिली को रिटायर होना है, वो कपल को रिटायर होना है, तो उसका जो फ्यूचर मंथली एक्सपेंस है वो अबाउट 1 लाख रुपीज हो जाएगा, 1,16,000 रुपीज हो जाएगा, बराबर। तो ये जो होगा उसको अचीव करना है हमको 20 साल के बाद। ये जो 20 साल के बाद हमको रिटायर अगर होना है, तो हमको 2.89 मतलब कि अबाउट 3 करोड़ रुपीज हमारे पास होने चाहिए आफ्टर 20 ईयर्स टू गेट रिटायर्ड, बराबर। 20 साल के बाद अगर मुझे रिटायर होना है, करंट मंथली एक्सपेंस इज माई 25,000, तो 20 ईयर्स के बाद आई शुड हैव 3 करोड़, मेरे पास 3 करोड़ रुपीज होने चाहिए, देन आई कैन थिंक ऑफ रिटायरमेंट फ्रेंड्स। तो अगर मुझे 3 करोड़ रुपीज अगर इकट्ठे करने हैं 20 साल में, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो मुझे 30,000 रुपीज हर महीने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। नेक्स्ट 20 साल तक मुझे 30,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करना है। और अगर दूसरा भी ऑप्शन है कि मेरे पास सपोज 10% मैं ईयरली टॉपअप करूं, मतलब कि राइट नाउ मैं 15,500 रुपीज से एसआईपी चालू करता हूं, और मैं हर साल 10% से मैं टॉपअप करता हूं, मतलब कि अभी मैंने 15,500 रुपीज किया, फिर नेक्स्ट ईयर मैं उसको 1,500 रुपये बढ़ा देता हूँ। इस तरह से अगर मैं एसआईपी करता हूं, तो भी मेरा ये जो 2.9 करोड़ का गोल है वो अचीव हो सकता है, बराबर। तो ये हमको कब करना है? फाइनेंशियल प्लानिंग हमको कब करना है? कि जब आपका एक्यूमुलेशन फेज है, बराबर। जब आप यंग हो, जब आप कमा रहे हो, तब आपको ये इन्वेस्टमेंट चालू करना चाहिए फ्रेंड्स। दूसरा कि जब मार्केट में टर्मोइल हो, जब मार्केट में टर्बुलेंस हो, बराबर, तब हमको इंक्रीज योर इन्वेस्टमेंट, आपको जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ाना चाहिए
तो इससे क्या होगा कि आपका जो नंबर ऑफ यूनिट्स है वो आपको ज्यादा एक्यूमुलेट होगा, बराबर। और दूसरा जो हम बोल रहे हैं यहाँ पे, ये सब जो कैलकुलेशन है उसमें 12% का इंटरेस्ट हमने, 12% का रिटर्न में रिटर्न हमने कैलकुलेशन में लिया है। और अगर आप मार्केट जब टर्बुलेंस में हो, मार्केट जब वोलाटाइल हो, तब अगर आप एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको यहाँ पे 2 से 3% ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी रहती है। कोई गारंटी नहीं रहती है, लेकिन पॉसिबिलिटी रहती है, बराबर फ्रेंड्स। तो ये सब चीज हमको ध्यान में रख के हमारा फाइनेंशियल गोल जो है वो अचीव कर सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, तो ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, इसमें से कितने लोग हैं जो प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं, और ये गोल आप कितने लोग हैं जो गोल अचीव करना चाहते हैं? अगर आप आपका गोल अचीव करना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में यस टाइप करके भेजिए, यस टाइप कीजिए अगर आपको गोल अचीव करना है फ्रेंड्स। Come on, friends, more response. Come on, type yes into check box if you want to achieve your goals. Thank you, friends. तो इसके लिए हमने एक सेशन हम करने जा रहे हैं, 1-to-1 सेशन होगा, पर्सनल एक सेशन हम रखेंगे। अगर आपको ये जो सेशन है वो अगर करना है तो आपको व्हाट्सएप पे ये जो नंबर दिया गया है उस पर हाई मैसेज करके भेजिएगा, तो हम आपका कांटेक्ट करेंगे और ये सेशन हम आपके लिए अरेंज करेंगे। तो ये जो नंबर है वो नोट डाउन कर दीजिएगा, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। और जो हमारे बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव है सेजल पटेल, वो ये नंबर हैंडल कर रहे हैं, और सिविल कॉन्टेक्ट यू फॉर दिस सेशन। ओके फ्रेंड्स, ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर से वी आर क्लोजिंग दिस सेशन। ये हमारा सेशन यहाँ पे खत्म हो गया और इसके बाद हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन चालू करेंगे। तो ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, पास्ट परफॉर्मेंस may not sustain in future, and consult your financial advisor before taking any decision based on this presentation. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, और यहाँ पे हम हमारा सेशन खत्म कर रहे हैं।